नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट विद श्वेता। मैं हूं श्वेता रंजन। भारत अब अमृत काल में प्रवेश कर चुका है, जहां 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देखा जा रहा है। ये सपना तभी साकार हो सकता है जब हर नागरिक के लिए न्यूट्रिशन सिक्योरिटी यानी पोषण सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। हाल ही में आई अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की रिपोर्ट ने भरोसा दिलाया है कि भारत ने जापान को पीछे छोड़ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में कदम बढ़ा लिए हैं। देश की GDP अब $4 ट्रिलियन के पार हो चुकी है। लेकिन सवाल क्या है? सवाल यह है कि क्या यह आर्थिक विकास हर भारतीय की थाली तक पहुंच पा रहा है? आज भी भारत में कुपोषण और न्यूट्रिशन असमानता एक गंभीर चुनौती है। आज हमारे साथ मौजूद हैं नितिन पंगोत्रा जी, जो इंडिया चैम्बर्स ऑफ बिजनेस एंड कॉमर्स के प्रेसिडेंट हैं। नितिन जी के अनुभव और विचार हमें बताएंगे कि कैसे इस अमृत काल में न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की असमानता को दूर किया जा सकता है और कैसे भारत को एक समग्र पोषण एजेंडे के रूप में सामने लाया जा सकता है। तो नितिन जी, आपका स्वागत करना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, एंड आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल कि आपने मुझे ये मौका दिया। नितिन जी, आज हम एक बहुत ही गंभीर मुद्दे को बात करने के लिए बैठे हैं। हालांकि हमारे सामने जो तस्वीरें आती हैं वो ये आती हैं कि हम $4 ट्रिलियन की हमारी इकॉनमी हो चुकी है, हम आगे बढ़ रहे हैं, अमृत काल है, विकास की तरफ बढ़ रहे हैं। आप इन सबको कैसे देखते हैं? चूंकि आप एक ऐसी संस्था के साथ जुड़े हैं जहां सच्ची तस्वीर आपके सामने होती होगी, आप कैसे देखते हैं इसको? 21वीं सदी भारत की सदी है और 4 ट्रिलियन से हम अगले 25 साल के अंदर 25 ट्रिलियन तक कैसे जाएं, इसका एक पूरा विजन प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप के अंदर, उनके विजन के मुताबिक भारत के लिए तैयार है। लेकिन देश को आगे लेके जाने के लिए एक लीडरशिप की ज़रूरत होती है, एक विजन की ज़रूरत होती है। और ये अमृत काल का सबसे बड़ा, ये अमृत काल में जो देश जो तरक्की कर रहा है उसका एक बहुत बड़ा कारण आज भारत की पॉलिटिकल लीडरशिप है। प्रश्न ये है कि हम ये 4 ट्रिलियन से 25 ट्रिलियन तक जाएंगे कैसे जी, और कौन से ऐसे सेक्टर्स होंगे जो भारत को वहाँ तक लेके जाएंगे। आज अमेरिका $30 ट्रिलियन की इकॉनमी है, चाइना तकरीबन $19 ट्रिलियन की है और भारत 4 ट्रिलियन अभी पार कर चुका है। बहुत बड़ा गैप अभी भी है। पर इस गैप को हमें 25 साल में पूरा करना है। तो इस 25 साल को पूरा करने के लिए भारत के लोगों के अंदर एक नेचुरल एंटरप्रेन्योरियल कैपेबिलिटीज़ हैं, एक एंटरप्राइज स्पिरिट इस देश के लोगों के अंदर है। हमें उस एंटरप्रेन्योरियल कैपेबिलिटीज़ को रियलाइज़ करना है। और ये 25 साल, ये अमृत काल यही है कि हम इस समय के अंदर किस तरीके से अपने लोगों की उस एस्पिरेशंस को और एक्सप्रेशन को फुलफिल कर पाएँ और वो एंटरप्रेन्योरियल कैपेबिलिटीज़ को रियलाइज़ कर पाएँ। इस सदी के अंदर अब अगले 25 साल के अंदर हमें ये निर्णय लेने हैं कि हमें कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर हमें फोकस करना है। हम किस सेक्टर्स को लीड करेंगे, हम किन सेक्टर्स को डिसरप्ट करेंगे, हम कैसे दुनिया की ग्लोबल सप्लाई चेन के ऊपर कंट्रोल करेंगे, हम कहां पर वैल्यू क्रिएट करेंगे। और यही निर्धारित करेगा कि हम रियल GDP में भी और रियल इनकम को भी किस तरीके से, लोगों की रियल इनकम को भी किस तरीके से बढ़ा सकें। और जो एक डेवलप नेशन, क्योंकि एक डेवलपमेंट का पैरामीटर इकोनॉमी के साथ साथ लोकल लोग, हर इंडिविजुअल की एक इनकम के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो हमारा फोकस अब इस तरफ आएगा क्योंकि हमारे फंडामेंटल्स बहुत, इस देश की इकोनॉमी के फंडामेंटल्स बहुत सशक्त हैं। अब फोकस ये है कि हमें लोकल, स्पेशली रूरल एरियाज को किस तरीके से खड़ा करना है और रूरल एरियाज ग्लोबल लीड कैसे करें। भारत के गांव सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल की तरह नहीं, ग्लोबल इनोवेशन हब्स की तरह कैसे बने। ये निर्धारित करेगा कि भारत का फ्यूचर क्या है और भारत के गांव किस तरीके से भारत की क्षमता को और उसकी लीडरशिप को ग्लोबली एक्सेप्टेबिलिटी क्रिएट करेंगे। तो ये तो आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि भारत को अगर $25 ट्रिलियन तक पहुंचना है, अपनी इकोनॉमी को लेकर जाना है, तो हमें इस दिशा में काम करना है। लेकिन वो होगा कैसे नितिन जी? कोई रोड मैप चाहिए। किसी भी हम एक छोटी से छोटी प्लानिंग भी करते हैं तो एक रोड मैप होता है। क्या भारत के पास ऐसा कोई रोड मैप है कि हम कौन कौन से सेक्टर में सबसे ज़्यादा काम करने वाले हैं? हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, लेकिन क्या हमारे देश के लोगों में
वो जज्बा है, उसको कैसे इंस्टिल किया जाए, कैसे उसको जागृत करें? ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाउ हमें 21वीं सदी का ग्लोबल लीडर कैसे बनना है, दिस इज हाउ क्वेश्चन, और यही चाबी है, दिस इज द की। अगर हम इंडिपेंडेंटली इवेल्युएट करें कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर भारत बहुत बड़ा डिसरप्शन क्रिएट करेगा, जहां पर हम बहुत ग्लोबल लीडर बन के आएंगे, उन सेक्टर्स के अंदर, जैसे मैंने अभी पहले भी बोला कि जो भारत का फ्यूचर है वो हमारी रूरल इकोनॉमी है। अगर आप थोड़ा सा पीछे मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर ही जाएं, 1700-1800 सदी की बात करें, 17th या 18th सदी की बात करें, तो आप पढ़ेंगे कि भारत ग्लोबल लीडर था। हमारी ग्लोबल जीडीपी के अंदर हमारा हिस्सा 30% तक था। तो वो कैसे था, रीजन क्या था? सोने की चिड़िया भी जब हम बोलते हैं कि हम सोने की चिड़िया थे, वो सोने की चिड़िया क्या था? वो हमारा यहाँ पर सशक्त रूरल इकोसिस्टम था, हमारे सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस थे, और वो विलेजेस, वो गांव जो उत्पाद बनाते थे, वो ग्लोबल कनेक्टेड थे। तो हमने अपने गांव से पूरी दुनिया की ग्लोबल जीडीपी का 30% शेयर क्रिएट किया, और भारत दुनिया का सबसे विशेष देश रहा। आज समा फिर है कि हमें उसी काल को, ट्रेडिशन को टेक्नोलॉजी के साथ, ट्रेडिशन को इनोवेशन के साथ इंटीग्रेट करके हमें अपना फ्यूचर को देखना पड़ेगा। लेकिन आज दौर अलग है नितिन जी। आज आप कह रहे हैं, बात सही है कि रूरल डिस्कनेक्ट हो चुका है, लेकिन अगर हम देखें तो हम जहां जिस पायदान पर आज दुनिया पहुंच चुकी है, बात हो रही है डिफेंस की, टेक्नोलॉजी की, मतलब ऐसी चीजों की जो हमने कभी, वॉरफेयर बदल चुका है, सब कुछ बदल चुका है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो क्या हम भारत को वहां कहीं भी खड़े पाते हैं उसमें? आपका जो प्रश्न है वो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर है कि क्या हम आत्मनिर्भर हैं डिफेंस सेक्टर में, स्पेस में। देखिए, ये जो आने वाला समय है, स्पेस टेक्नोलॉजीज, डिफेंस टेक्नोलॉजीज भारत के लिए एक महत्वपूर्ण, और दुनिया के अंदर हम एक ग्लोबल सप्लायर के रूप में अगले 20 साल के अंदर स्थापित होंगे। जिन टेक्नोलॉजीज के ऊपर हम काम कर रहे हैं, जो हमारे नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में जो नए स्टार्टअप्स, जिन रिसर्च के ऊपर काम कर रहे हैं, इनोवेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, हमें अब एक इकोसिस्टम बनाने की ज़रूरत है ताकि वो टेक्नोलॉजीज़, वो इनोवेशंस हम कमर्शलाइज कर पाएँ, उसे हम स्केल दे पाएँ। डिफेंस और स्पेस, ये दो बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर हैं। परंतु अगर हमें $25 ट्रिलियन का विजन को पूरा करना है, तो उसके साथ साथ हमें लो हैंगिंग फ्रूट्स के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा। हमें उन चीज़ों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा जो हमारी क्षमता है। जहाँ पर मैं अभी आपको थोड़ा सा पीछे 20वीं सदी के पास लेके जाता हूँ। आप देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ था, तो भारत आज़ाद होने के बाद हमने यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन सबसे पहले भारत के अंदर आया। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था कि हमें अपने लोगों को 3 समय का खाना देना था। आत्मनिर्भरता सबसे पहले, कि हम अपने लोगों को जीवन जीने की परिस्थितियां दे सकें, उनको 3 समय का खाना दे सकें। उसके लिए हमें मास लेवल के ऊपर अनाज पैदा करना था, और एग्रीकल्चर इकोसिस्टम बनाना था, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था। हमने वो एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी इस देश के लिए थ्रू ग्रीन रेवोल्यूशन अचीव की। ये 20वीं सदी का हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट था। एग्रीकल्चर, अब इस एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर आज उस ग्रीन रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट क्या आ रहा है? अगर हम 21वीं सदी की बात करते हैं, तो 21वीं सदी में क्या हुआ? जैसे जैसे ग्लोबल ग्रोथ बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है, लोगों की प्रोग्रेस बढ़ी, लोगों की ज़रूरतें बढ़नी शुरू हो गई। आज हम उस समय में प्रवेश कर चुके हैं जहाँ पर अब सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही है, नेट ज़ीरो की बात हो रही है, कि हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ पर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर केमिकल्स जो हम खा रहे हैं उसमें बहुत केमिकल्स हैं, हमारे हवा में बहुत पोल्यूशन है। तो जीवन जीने की जो बेसिक बुनियादी ज़रूरतें हैं वो हमें नहीं मिल पा रही। बेशक एक वर्ग के लिए जीवन जीने की बाकी परिस्थितियाँ बहुत उच्च कैटेगरी की हमने अचीव की हैं। अगर हम इसको एज ए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी की तरह देखें, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी की देखें कि हमने, भारत ने 20वीं सदी में फूड सिक्योरिटी अचीव किया। अब 21वीं सदी की जो ज़रूरत है वो फूड सिक्योरिटी नहीं है, वो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की है। आज WHO की आप रिपोर्ट्स देखें जी, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की रिपोर्ट्स देखें, वो क्या बोल रहे हैं?
वो ये बोल रहे हैं कि आने वाले सालों में, अगले 5 से 10 सालों के अंदर 50% तक की पॉपुलेशन, पोटेंशियल पॉपुलेशन को चांसेस हैं कि वो उनको कैंसर हो सकता है, उनको नॉन कम्युनिकेबल मेजर डिसीजेज हो सकते हैं। सो दिस इज व्हाट इज न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। न्यूट्रिशन सिक्योरिटी यही है कि हम किस तरीके से एक इस तरीके की व्यवस्था पैदा करें, इस तरीके की व्यवस्था कि लोगों को न्यूट्रिशन लोगों तक पहुंच सके, वो न्यूट्रिशन जो उनके जीवन के लिए बहुत जरूरी है। थाली में खाना आना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, वो खाना जो है वो कैसा हो ये जरूरी है। ये जरूरी है। आज आप कैंसर का या कोई भी बड़ी बीमारी का जो मेन कोर रीजन तो न्यूट्रिशन है। लैक ऑफ न्यूट्रिशन लीड्स टू लॉट ऑफ डिसीजेस। अब इसके पैरेलल आज भारत ने बहुत बड़ा, आज भारत के अंदर जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत बड़े बड़े वेस्टर्न देशों के मुकाबले भी अच्छा है, रियल टाइम बेसिस के ऊपर रिस्पॉन्ड करता है। बहुत बेहतरीन हमने यहाँ पर हेल्थ इकोसिस्टम बिल्ड किया, स्पेशली सर्विसेज के अंदर। इतने बड़े हॉस्पिटल्स में भी आप जाते हैं तो वहाँ पर कभी भीड़ खत्म नहीं हो रही, भीड़ बढ़ती जाती। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? न्यूट्रिशन। सबसे बड़ा कारण क्या है कि हम क्या खा रहे हैं। शरीर एक मशीन है, आप इसे क्या दे रहे हैं, आप किस वातावरण में आप रह रहे हैं। तो जो ये आज की समय के अंदर एक जर्नल फोकस एरिया दुनिया का, रेगुलेटर्स का इसके ऊपर आना शुरू हो गया है कि अगर हमें हेल्थ इकोसिस्टम को सही करना है, अगर हमें दुनिया के अंदर एक बेहतरीन प्रोफाउंड हेल्थ इकोसिस्टम बिल्ड करना है, तो हमें सबसे पहले इन प्री कंडीशंस के ऊपर काम करना पड़ेगा कि हम लोगों की थाली के अंदर क्या दे रहे हैं, वो क्या खाएं जिससे वो स्वस्थ हो सके। जब तक हम इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करेंगे, आप जितना मर्जी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ का खड़ा कर दीजिए, आपके हॉस्पिटल्स के अंदर भीड़ बढ़ती ही जाएगी। और यही अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए। आज भारत, जब हम न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, भारत में 50 से ज़्यादा डिफरेंट ज्योग्राफिकल एग्रो इकोनॉमिक जोन्स हैं। मतलब हम 50 से ज़्यादा अलग अलग जोन्स हैं जहाँ पर हम अलग अलग प्रकार की क्रॉप्स को उगा सकते हैं। दुनिया में कहीं पर नहीं, दुनिया में नहीं है। दूसरे नंबर पर स्पेशली यूक्रेन वॉर ने एक चीज़ लोगों को बताई। यूक्रेन वॉर के बाद इवन 20वीं सदी में भी फूड सप्लाई चेन्स बहुत फ्रेजाइल हैं। हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, पर उससे भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्रीकल्चर किसी भी इकोनॉमी का बेस होता है कि फूड सप्लाईज बहुत फ्रेजाइल हैं। आपने देखा यूक्रेन वॉर के बाद किस तरीके से किन किन फसलों का ग्लोबल मार्केट के अंदर सप्लाईज टूटी, तो वो ट्रेड भारत की तरफ भी आया। पर हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम क्या आज के समय में उन सप्लाई चेन्स को कैप्चर कर सकते हैं? उन सप्लाई चेन्स को क्या हम दुनिया को उस तरीके का आहार दे सकते हैं जो उनके स्टैंडर्ड्स हैं? नहीं दे सकते, क्योंकि अभी पीछे भी एक रिपोर्ट आई थी। हालांकि पहले, मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसा होता है, बट ट्रक के ट्रक आम जो है वो अमेरिका ने वापस भेज दिए भारत के, क्योंकि वो स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करते थे। अभी अमेरिकन स्टैंडर्ड्स, अभी यूरोपियन स्टैंडर्ड्स वो उससे भी स्ट्रिक्ट हैं। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जब इसे बोलते हैं ना हम लो हैंगिंग फ्रूट, आप देखिएगा कि और ये आज गवर्नमेंट के अंदर इस चीज़ की रियलाइजेशन है कि इंडिया इज गोइंग टू बी द ग्लोबल हब फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। सो व्हाट नीड्स टू बी डन टू अचीव दिस इन दिस डायरेक्शन? व्हाट नीड्स टू बी डन? हाँ, इसके अंदर ये एक बहुत स्ट्रेटेजिक प्लान है कि हमें क्या करना पड़ेगा कि हम ग्लोबल न्यूट्रिशनल हब बने। इसका पोटेंशियल ये है कि अगले 25 साल के अंदर अगर हम ये अचीव कर गए तो भारत 5 ट्रिलियन से ज़्यादा वैल्यू क्रिएशन करेगा इसमें, 5 ट्रिलियन, और 20 करोड़ के आसपास लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा। और ये अचीव करने से सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा कि हम सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट सिटीज़ नहीं, हम स्मार्ट विलेजेस की तरफ जाएंगे। हम वो संपूर्ण भारत को तैयार करेंगे जो भारत हमारे आत्मा है, हमारी आत्मा हमारे गांव है। आज 21वीं सदी में एक पैरामीटर ऑफ डेवलपमेंट अर्बनाइजेशन है। कि हम अर्बनाइजेशन की बात करते हैं कि अर्बनाइजेशन एक पैरामीटर ऑफ डेवलपमेंट है। विकास तभी है जब हम अर्बन है। हाँ। अर्बन है, पर अर्बन मॉडर्न नहीं है। मॉडर्न वो चीज है कि जिसका बेस साइंटिफिक हो। गांव भी उतने ही मॉडर्न है,
दिक्कत ये है कि जो हमने पूरा का पूरा इकोनॉमिक इंटीग्रेशन किया वो पूरा का पूरा सेंट्रलाइज्ड, तो ग्लोबलाइजेशन का बहुत बड़ा फॉल आउट भी था। भारत बहुत बड़ा ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिशियरी रहा है, चाइना पर सबसे बड़ा बेनिफिशियरी रहा, परंतु इस ग्लोबलाइजेशन का बहुत बड़ा फॉल आउट होता है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन डिमांड करती है सेंट्रलाइजेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। बड़ी बड़ी एमएनसीज जिनके पास बहुत पैसा है वो एक सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज और सेंट्रलाइज्ड ट्रेडिंग कैपेबिलिटीज के ऊपर काम करती हैं। आई वॉज गोइंग टू कम टू दिस कि जो स्टैंडर्ड डिजाइनिंग है या मैन्युफैक्चरिंग है, इसकी अगर हम बात करें, क्वालिटी है, क्या भारत अभी इसमें बहुत पिछड़ा हुआ है? बिकॉज हम टोटली दूसरे देशों पे डिपेंड करते हैं। एमएसएम, अब आपका प्रश्न एमएसएमई के ऊपर आ गया, तो मैं अभी एमएसएमई के इश्यूज बताता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग, जब हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग के 4 मेजर इश्यूज हैं जो भारत के अंदर हैं। पहला एमएसएमई का इशू है कि स्टैंडर्डाइजेशन, कि हमारी स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डिजाइन, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ क्वालिटी, ये दोनों चीजें अभी हम कर नहीं पा रहे। दूसरे नंबर पे इशू ये आ रहा है वो स्टैंडर्डाइजेशन क्यों नहीं है, प्रश्न नहीं आता है, तो वो दूसरा पॉइंट है कि उसके लिए टेक्नोलॉजी नहीं है, टेक्नोलॉजी। अब तीसरा प्रश्न ये आता है वो टेक्नोलॉजी क्यों नहीं है, तो टेक्नोलॉजी के लिए क्या चाहिए, पैसा, फाइनेंस चाहिए। और आज ये गवर्नमेंट का डाटा है, 30 लाख करोड़ से ऊपर का एमएसएमई के अंदर क्रेडिट गैप है। 30 लाख करोड़ के ऊपर, ये फॉर्मल डाटा है जो क्रेडिट गैप है जिसकी जरूरत है, जो हम पूरा नहीं कर पा रहे। और ये अगर एमएसएमईज के पास अच्छी टेक्नोलॉजी भी है, उनके पास पैसा भी है, पर चौथे नंबर पर सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट, और सब कुछ होने के बाद भी यू नीड अ मार्केट, एक्सेस टू द मार्केट्स। इसे एक इकोसिस्टम की बात की जाती है, हमें एक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाने की जरूरत है। आज चाइना ने जो काम किया, चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब है, पर कोविड के बाद दुनिया इस चीज के ऊपर जनरल कंसेंसस आया कि चाइना +1, कि हमें चाइना के साथ साथ एक और ऐसी बड़ी ज्योग्राफी चाहिए जो वो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह काम करे। एप्पल के लिए भी अभी एप्पल ब्रांड जो फोन वाला जी, चाइना +1 पॉलिसी के कारण ही तो हो रहा है। जी, उसके अंदर हमारी भारत की भी बहुत बड़ी पॉलिसी थी। हमने यहाँ पर आत्मनिर्भरता, मेक इन इंडिया पॉलिसी को क्रिएट किया, वो भी एक बहुत बड़ा पुल फैक्टर बना भारत के अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज का इंटरेस्ट खड़ा करने के लिए। पर इसके अब इससे ज्यादा काम करने की जरूरत है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग तक का स्केल तभी आएगा जब आप किसी भी इंडस्ट्री के लिए एक वेंडर इकोसिस्टम क्रिएट करेंगे। क्लस्टर, इसे क्लस्टर अप्रोच जरूरी है। अगर आपने यहाँ पर डिफेंस इकोसिस्टम बिल्ड करना है, जब जहाँ आप चाहते हैं कि दुनिया का सबसे बेहतरीन या एरोस्पेस इकोसिस्टम बिल्ड करना है, तो आपको एक एरोप्लेन के लिए आपको हजारों पुर्जे चाहिए होते हैं और बहुत हाई क्वालिटी पुर्जे चाहिए, तो आपको उतने वेंडर्स भी चाहिए कि वो लोग भी इन प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको एक इंडस्ट्री को बिल्ड करने के लिए पूरा इकोसिस्टम भारत के अंदर, ये हमारी अपॉर्चुनिटी भी और चैलेंज भी है। मैन्युफैक्चरिंग को बिल्ड करने के लिए हमें वो वेंडर, सबसे पहले भी इस वेंडर इकोसिस्टम बिल्ड करने का, अगर हम वेंडर इकोसिस्टम बिल्ड कर पाएंगे तो हमारे लिए फिर हम एक असेंबली लाइन से निकल के एक प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह काम करेंगे। तो सरकार की कुछ ऐसी नीतियां होनी चाहिए, क्योंकि मान लिया कि एक बिल्कुल प्रिसीजन बेस्ड अगर कुछ पुर्जा बनाना है, सपोज किसी कार का, किसी मेडिकल इक्विपमेंट का, किसी भी चीज का, एंड आई माइट डिजायर टू डू दैट, कोई और भी हो सकता है, लेकिन उसके पास फंड्स की कमी है, तो सरकार की कुछ नीतियां होंगी, कुछ प्लान है जिससे लोगों को मोटिवेशन मिल सके। ये गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की बहुत अच्छी पॉलिसीज हैं, बहुत, पर उससे भी बड़ा प्रश्न ये है कि ये जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी किसकी, प्रश्न यहाँ पर फाइनेंस आता है। देखिए, अगर आज इंपॉर्टेंट किया कि भारत किस तरीके से 4.0 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का हब बन सके, आज हम एक कॉन्ट्राडिक्शन में जी रहे हैं। भारत बहुत चैलेंज का क्योंकि अब आज हमने खुद टारगेट लिया कि हम नेट जीरो पे जाएंगे, हम दुनिया ग्लोबल लीडर बनेंगे नेट जीरो पे। जब हम नेट जीरो की बात भी कर रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात भी कर रहे हैं कि हम मैन्युफैक्चरिंग हब बनेंगे, तो हमें नेट जीरो, एक सस्टेनेबिलिटी और मैन्युफैक्चरिंग का कोऑर्डिनेशन में समन्वय बनाना जरूरी है। और इसके लिए हमारे लिए सबसे क्रिटिकल है कि हम 4.0 इंडस्ट्री को यहाँ पर अनलीश करें। उसके लिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, एक 4.0 इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम, साथ में 4.0 की स्किलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एक और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आज ग्लोबली 4.0 इंडस्ट्री की स्किलिंग में भी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज है।
और ये एक ऐसा जैसे हमने भारत एक आईटी का ग्लोबल ह्यूमन रिसोर्स हब बना, वैसे 4.0 इंडस्ट्री का भी, स्किलिंग का भी हम वैसे हब बन सकते हैं। और ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स भारत के अंदर हम एक खड़ा कर सकते हैं सिर्फ और स्किलिंग 4.0 स्किलिंग के। 4.0 के अंदर जो पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी और प्रिसीजन बेस्ड है। आज अगर जो डिफेंस के अंदर, स्पेस के अंदर जो पूरी प्रोडक्शंस हमें जो चाहिए, वो पूरा का पूरा इकोसिस्टम, वो पूरा का पूरा टेक्नोलॉजीज प्रिसीजन बेस्ड होनी तो चाहिए। दिक्कत कहाँ आती है? जैसे कि मान लिया हमारे पास तो HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, जिम्मेदारी सौंपी जाती है, लेकिन हमारे एयरफोर्स चीफ कहते हैं कि कोई भी कार्य समय पर पूरा नहीं होता, एक भी डिलीवरी टाइम पे नहीं आती, सिर्फ हम पेपरों पे साइन करके रह जाते हैं। इसमें ना कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिक्स भी साथ में चलती है। पिछले कुछ सालों के अंदर HAL ने भी बहुत अच्छा काम किया, परंतु हमारी एक बहुत क्रिटिकल डिपेंडेंसी इंजन्स की अमेरिकन्स का, हमारा उनके साथ बहुत बड़ा पिछले गवर्नमेंट के अंदर बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था, जहाँ पर उन्होंने हमें इंजन, क्रिटिकल इंजन सप्लाई करने थे, वो हमें वहाँ से अभी तक आ नहीं पाए। तो ये जो इंटरनेशनल डिपेंडेंसीज ऑन क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज है, जियोपॉलिटिकल प्ले है। So that is where the manufacturing comes. If we have things manufactured in India, we won't have to depend on other countries for the deliveries. Definitely, but उसके लिए then you need to create that type of extraordinary manufacturing ecosystem, and you have to spend lot of money into manufacturing R&D. But do you see this happening? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह की पॉपुलेशन हमारे देश में है, क्या वो स्ट्रेंथ है या हमारी वीकनेस बन जाती है कहीं ना कहीं? हमें पॉपुलेशन इज आवर स्ट्रेंथ। देखिए आज भारत 2 तरीके से 150 करोड़ का बाजार भी है, तो वो हमारी जीडीपी जो आज हमें ग्रोथ मिलती है, भारत की पॉपुलेशन एक बहुत, इसकी एक बहुत बढ़िया एनालॉजी है। भारत के अंदर 4 तरह की कैटेगरीज के लोग हैं, और ये भारत की सबसे जबरदस्त कैरेक्टर है इस देश का। जो सबसे ऊंचा वर्ग है, दुनिया के सबसे अमीर लोगों का वर्ग है, जिसे आप बोल सकते हो कि एलीट ऑफ द वर्ल्ड, वो पहली श्रेणी में है। दूसरी श्रेणी के अंदर यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो दुनिया के सबसे अमीर लोग, जैसे यूके के लोग, यूके को अगर हम रेफरेंस लें, जर्मनी को रेफरेंस लें, तो भारत के अंदर उतनी पॉपुलेशन उस देश की यहाँ पर रहती है। तीसरे नंबर के अंदर यहाँ पर 400 से 500 मिलियन लोग ऐसे हैं जो ब्राजील की तरह हैं। 3 देश, और सबसे नीचे एक जो रूरल डेवलपमेंट, जहाँ पर सरकार का बहुत विशेष रूप से जोर है और जहां पर हमें अपलिफ्टमेंट करनी है। और ये चारों जो श्रेणी है, चारों असेंडेंसी की तरफ जा रही हैं, चारों ऊपर बढ़ना चाह रही हैं। यही इंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट है इस देश की, और यही इस देश को आगे लेके जा रही है। हमें एक इकोसिस्टम की ज़रूरत है, और वो इकोसिस्टम फोकस एरिया की भी ज़रूरत है कि हमें फोकस कहाँ पर करना है। जब हम क्रिटिकल मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, तो क्रिटिकल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर फ्यूचर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अगर हम फ्यूचर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पे जाएंगे नहीं अभी। दूसरे नंबर पे मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत बड़ा इशू भी है, मैन्युफैक्चरिंग बहुत एक्सपेंसिव है। आज आप देखिए एंटरप्रेन्योरशिप कहाँ पर सक्सेसफुल है। आपने मैन्युफैक्चरिंग करनी है, कोई छोटा सा प्रोडक्ट भी आपको मैन्युफैक्चरिंग करना, आपको लैंड चाहिए, आपको छोटा सी उसकी टेक्नोलॉजी चाहिए, फिर आपको लेबर चाहिए, फिर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो आपको कुछ छोटा सा भी प्रोडक्शन करने के लिए आपका जो कैपिटल इंटेंसिव है, उसके पैरेलल अगर आपने सर्विस सेक्टर में जाना है, अगर किसी ने अपना पॉडकास्ट फॉर एग्जांपल आपकी तरह करना है, तो आपको एक एक्सपीरियंस चाहिए, स्किल चाहिए, और साथ के अंदर एक लिमिटेड कैपिटल के अंदर यू कैन स्टार्ट। और यूट्यूब जैसे डिजिटल नेटवर्क है जहां पर आप जाके पहुंच सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग वो नहीं। सबसे बड़ा जो गवर्नमेंट का चैलेंज है कि हमें मैन्युफैक्चरिंग को सस्ता कैसे करना है, ये बहुत क्रिटिकल है। मैन्युफैक्चरिंग को कैपिटल इंटेंसिव नहीं बनाना। तो इसीलिए जो मेजर जो फ्यूचर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है वो यही होगा कि जहां पर लोगों को मशीनों की जरूरत ना हो, गवर्नमेंट ऐसा सिस्टम क्रिएट करेगी, इंटीग्रेटेड सिस्टम, जहां पर 4.0 इंडस्ट्री लगी हो, लोग जाएं वो मशीन लीज पे लें। जिस तरीके से आपकी आईटी में कैबिन्स आपको इंक्यूबेशन सेंटर्स की तरह काम करते हैं, फ्यूचर मैन्युफैक्चरिंग भी इसी स्केल पे गवर्नमेंट को लेके जानी पड़ेगी कि लोग सिर्फ अपनी मशीन को रेंट करें और वहीं पर काम, उससे उनका सारा का सारा खर्चा कम हो जाएगा। और देखिएगा, और आई एम श्योर सरकार इसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से सोच रही है। दूसरे नंबर पे ये है कि भारत में जो पिछले 10 साल के अंदर वैल्यू क्रिएशन हुआ वो सर्विस सेक्टर में बेहतरीन हुआ। स्टार्टअप्स के अंदर 100 से आसपास स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बने,
तो आप सोचिए कितना 20-25 लाख करोड़ के आसपास की वैल्यू है भारत के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टार्टअप्स ने बिल्ड की। ये मैं बात कर रहा हूँ सक्सेसफुल स्टार्टअप्स की। प्रॉब्लम क्या हुई भारत के अंदर, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग पे वैसा फोकस नहीं है, हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर वैल्यू क्रिएशन नहीं हो पा रही। ओके आप कितने स्टार्टअप्स, क्वेश्चन है कितने स्टार्टअप्स हैं जो आईआईटी से निकले जिन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को कमर्शलाइज किया, उसके बेसिस के ऊपर वो प्रोडक्शन पे लेके जा रहे हैं, जिसे रियल इकोनॉमी बोलते हैं। हमारा सबसे बड़ा ये इंटरप्रेन्योरियल जो चाइना में जो करके दिया, चाइना में जो अचीव किया, हमें अपने आईआईटीज को, अपने रिसर्च सेंटर्स को जो वहां पर आर&डी हो रही है उसको मैन्युफैक्चरिंग के साथ इंटीग्रेट करना है। वहां पर हम, दिस इज हाउ वी कैन एबल टू स्केल आवर मैन्युफैक्चरिंग। आज कितने सेक्टर्स हैं, जैसे आपने डिफेंस की बात की, मैं आपको एक उससे भी अच्छा जो लोगों को समझ भी है सेक्टर की बात करता हूँ, हेल्थ सेक्टर के अंदर। मैं इस पे आने वाली थी अभी कि मेडिकल डिवाइसेस। आज मेडिकल डिवाइसेस में हम 1 लाख करोड़ के आसपास का इंपोर्ट करते हैं, 1 लाख करोड़ के आसपास का इंपोर्ट करते हैं। अब ये देखिए, और स्पेशली पिछले गवर्नमेंट के अंदर तो इतना मेजर फोकस हेल्थ के ऊपर, सरकार ही सबसे बड़ी कस्टमर है। आज जैसे जैसे हमारी जीडीपी ग्रोथ बढ़ रही है वैसे वैसे गवर्नमेंट का फोकस आ रहा है कि अपने नागरिक को बहुत अच्छी हेल्थ की फैसिलिटीज दे सके। एक पूरा सेफ्टी नेट हेल्थ के ऊपर बिल्ड किया जा रहा है। और हेल्थ का हमारा मेजर फोकस क्या है कि हमें हेल्थ को अफोर्डेबल बनाना है, हेल्थ को असेसेबल बनाना है। बिल्कुल, हम जाते हैं एक कोई भी टेस्ट कराना हो, एक लैब टेस्ट हो, कुछ भी हो, मतलब हजारों में उसके लिए हमें पे करना पड़ता है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, जैसे आप आज हेल्थ के अंदर सिटी स्कैन मशीन ले लेते हैं, एक्सरे मशीन ले लेते हैं, मेजर जो इक्विपमेंट्स, हम टेक इक्विपमेंट्स की बात करते हैं, 8,000 10,000 तक में आप जाते हैं। उसका रीजन क्या है, क्योंकि वो हम बाहर से मंगवा रहे हैं। 15 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ के आसपास की एक मशीन है, ये हम भारत में नहीं बना पा रहे, अभी स्केल नहीं अचीव कर पा रहे। जब भारत में इतना बड़ा बाजार है, सरकार खुद बाजार है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स खुद बाजार है, और एक मशीन 3 साल के आसपास का इसका एक समा होता है, तो रिपीटेटिव वैल्यू इतनी बड़ी है। और 150 करोड़ लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज चाहिए। भारत का हेल्थ के अंदर जीडीपी में शेयर भी बढ़ रहा है। सरकार बहुत, क्योंकि सरकार का मेजर फोकस है, हेल्थ इज द मेन सेक्टर जहाँ पर सरकार फोकस कर रही है कि अपने नागरिकों को वो बहुत अच्छी सुविधाएं दे सके। प्राइवेट सेक्टर में भी हेल्थ ग्लोबल सेंटर बन रहा है सर्विसेज के लिए, कि लोग यहाँ पर आके हेल्थ सर्विसेज लेते हैं, पर जो उसका बेस है अफोर्डेबिलिटी का, एक्सेसिबिलिटी का, वो नहीं है। मेडिकल डिवाइसेस क्यों नहीं है, क्वेश्चन है कि हम यहाँ पर क्यों नहीं कर पा रहे। उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मैन्युफैक्चरिंग हेल्थ को बनाने के लिए बहुत क्रिटिकल कंपोनेंट्स की टेक्नोलॉजी, और ये बहुत बड़ी टेक्नोलॉजीज नहीं है, बट प्रिसीजन बेस्ड टेक्नोलॉजीज चाहिए इसको प्रोडक्शन करने के लिए। आज कोई कंपनी अगर इंडिया में आती है, तो कोई कंपनी अगर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करना चाह रही है, उसके पास बाजार है पर उसके पास मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम नहीं है। अब जो फ्यूचर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, जिसे हम बोलते हैं कि हमें मैन्युफैक्चरिंग को फ्यूचर क्या होना चाहिए, उसका एक सबसे बड़ा बेस ये है कि हमें क्लस्टर बेस्ड अप्रोच पे जाना है। कि मुझे अगर हेल्थ डिवाइसेस बिल्ड करना है तो मुझे हेल्थ टेक पार्क बनाना पड़ेगा, और उस हेल्थ टेक पार्क के अंदर मुझे दुनिया का सबसे बेहतरीन CFC, कॉमन फैसिलिटी सेंटर बिल्ड करना पड़ेगा। कॉमन फैसिलिटी सेंटर क्या होता है, जहां पर जो वेंडर्स वहां पर प्रोडक्शन करने के लिए आए उनको वो लैब के लिए टेस्टिंग फैसिलिटी मिल जाए, वहां पर उन्हें डाई क्रिएट करनी है फैसिलिटीज मिल जाए, वहां पर उन्हें टेस्टिंग करनी है फैसिलिटीज मिल जाए। तो वो कॉमन फैसिलिटी सेंटर, उससे क्या होता है कि कंपनी के खर्चे या डुप्लीकेट नहीं होते, डुप्लीकेशन नहीं आता। बहुत फ्यूचरिस्टिक आपका अप्रोच, पॉइंट ऑफ व्यू लग रहा है मुझे। नहीं, आने वाले समय में अगर ये एक पार्क की तरह बन जाए जहां सब कुछ अवेलेबल हो, so then one does not have to move around। बिल्कुल, और कैसे अभी फ्यूचर भी कैसे, जैसे कि मुझे, और ये फ्यूचर है और ऐसे ही होगा। मतलब जो फ्यूचर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में आपको जब स्केलेबिलिटी, खर्चा कम करना है, तो हमें एक इंटीग्रेटेड पार्क्स चाहिए। उस इंटीग्रेटेड पार्क्स के अंदर को पूरी कॉमन फैसिलिटी सेंटर चाहिए, रेगुलेटर भी वहां पर बैठा हो, रेगुलेटर भी वहीं पर चाहिए, ताकि एक सिंगल विंडो सिस्टम क्रिएट हो सके। और वहां पर गवर्नमेंट की सपोर्ट भी चाहिए, कि गवर्नमेंट बोले कि यस, इंटरनेशनल कंपनी को कि यस तू यहां पर क्रिएट कर, मैं खड़ी हूं, मेरा पूरा सोशल सेक्टर, हॉस्पिटल्स खड़े हैं, आई विल बी देयर फॉर यू एज अ मार्केट। तो वो क्वेश्चन उनको मिलता है, तो क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट यहां पर आएगी। बट सच थिंग्स वी सी हैपनिंग। अगर कोई भी मतलब इस तरह के प्रोजेक्ट लाए भी जाते हैं, मुझे लगता है कि सबसे पहले मेट्रो सिटीज या अर्बन एरियाज को ही टारगेट किया जाता है। देयर इज अ बिग डिस्कनेक्ट। गांव और जो आप स्मार्ट विलेज की बात करते, वो तो अभी दूर का ही सपना लगता है मुझे। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग
पार्क्स ये एक अलग वर्टिकल है। अगर हमें स्मार्ट विलेजेस की तरफ जाना है और जो वो होगा, देखिए भारत जब हम बात करते हैं हम विश्व गुरु हैं, तो विश्व गुरु किस में है, प्रश्न नहीं है। हमारी जो एक्सपर्टीज है योगा आयुर्वेदा, वी कैन मे बी इन कैश ऑन दैट। दिस इज वेयर इंडिया हैज अ स्ट्रेंथ एंड व्हेन वी कॉल आवरसेल्फ एज अ विश्व गुरु, जब हम बोलते हैं कि हम विश्व गुरु हैं, तो हम विश्व गुरु किस में हैं और विश्व गुरु का मतलब क्या है? विश्व गुरु का मतलब है ग्लोबल मास्टर। हम ज्ञान, हम आज तक हुआ क्या, थोड़ा भारत के अंदर एक देयर इज अ कंजर्वेटिव माइंडसेट भी यहाँ पर चलता है कि हम जो हमारी स्ट्रेंथ है हम उसको इकोनॉमिक टर्म्स में ना देखें। यस, इकोनॉमिक टर्म्स में, और ये हमारा एक पिट है। आज जो भारत के अंदर है, आज वेस्टर्न सिविलाइजेशन या वेस्टर्न इकोनॉमीज की बात करें, जब हम विदेशों में जाते हैं तो हमें सबसे बड़ा जो उनकी स्ट्रेंथ दिखती है कि उन्होंने अपनी सक्सेस की स्टोरी बहुत बढ़िया बना दी, जो हम नहीं बना पाते। उनके पास जो भी था वो बहुत बढ़िया पैकेज करके बहुत अच्छे से स्टोरी बनाते हैं और बहुत बड़ा वो पुल फैक्टर होता है, उनके टूरिज्म को प्रमोट करता है और सक्सेस स्टोरी से ग्लोबल नैरेटिव बनता है। हमारे पास क्या नहीं है? हमारे पास वो स्पेशली रूरल स्ट्रेंथ, जो हमारा रूरल इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है और जो हमारा हेरिटेज है, जो हमारी हेरिटेज है, जो हमारी ट्रेडिशनल साइंस एंड विजडम है, ये जिस लेवल की इकोनॉमी ये बिल्ड कर सकती है, ये अनपैरेलल्ड है, ना भविष्यति, ना भूतो ना भविष्यति। इस तरफ योगा की बात नहीं कर रहे, आप ग्लोबल लीडरशिप की बात कर रहे हैं। जो हमारे आज मेजर जो फोकस इन फ्यूचर रूरल टूरिज्म की बात कर लें, भारत का जो फोकस होना चाहिए अगले 25 साल के अंदर कि हम अपना स्पिरिचुअल एंड कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बिल्ड करें, जो हो भी रहा है, जो हो भी रहा है। जैसे आज ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। What do you mean by spiritual infrastructure? ये अयोध्या, मिसअंडरस्टूड टर्म है। ये मिसअंडरस्टूड नहीं है, इस टर्म के ऊपर काम ही नहीं हुआ, पर जो सरकार जिसके ऊपर, देखिए हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप समझती है। अयोध्या इसका उदाहरण है। ओके, स्पिरिचुअल और कल्चर, अयोध्या राम इस देश के अस्तित्व हैं, आत्मा है, अध्यात्म है, स्पिरिचुअल और कल्चर, और उसके इर्द गिर्द एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया गया। आज वो इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक टर्म्स में क्या कमाल कर रहा है, क्या कमाल कर रहा है। ये है भारत की स्ट्रेंथ। और भारत के अंदर अयोध्या तो है, यहाँ पर जो कितने स्पिरिचुअल सेंटर्स हैं, हमें वो स्पिरिचुअल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की ज़रूरत है। और उस स्पिरिचुअल इंफ्रास्ट्रक्चर से निकलेगा आपका ग्लोबल न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। जो न्यूट्रिशन की जब हम बात करते हैं ना, न्यूट्रिशन की बात, आयुर्वेदा भी न्यूट्रिशन की ही बात कर रहा है। आयुर्वेदा इज कंप्लीटली न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशनल साइंसेज एंड इनोवेशन है, बहुत मॉडर्न है, पर उसकी कमर्शलाइजेशन कैसे की जाए। अब मैं आपको ऐसे ऐसे एग्जांपल बताता हूँ। न्यूट्रिशन के दो बड़े वर्टिकल हैं, न्यूट्रिशन एज ए फूड, न्यूट्रिशन एज ए मेडिसिन। जो फ्यूचर है ना, वो पिल नहीं है कि पिल ले लीजिए, जैसे आजकल एक पिल ले लो पतला हो जाते हैं, पिल ले लो बीपी कम हो जाएगा। फ्यूचर इज नॉट पिल, फ्यूचर इज फूड, फूड एज ए मेडिसिन। वो फ्यूचर एज ए मेडिसिन। भारत वो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है कि भारत के अंदर वो न्यूट्रिशनल सप्लाई चेन हम कैसे बिल्ड कर पाए, उसकी वैल्यू क्रिएशन कैसे हुई यहाँ पर। और दूसरे नंबर के अंदर न्यूट्रिशन एज अ पिल, जब जहां जिससे हम न्यूट्रास्यूटिकल वर्टिकल की बात करते हैं, रेगुलेटर्स इसको न्यूट्रिशनल साइंसेज बोलते हैं, हम इसको रिलायबल या रिस्पॉन्सिबल न्यूट्रिशन की बात करते हैं। रिस्पॉन्सिबल न्यूट्रिशन, आज अमेरिका $500 बिलियन का बाजार है सिर्फ न्यूट्रिस्यूटिकल्स का, $500 बिलियन। $500 बिलियन। भारत सिर्फ $20 बिलियन का। और ये पूरी की पूरी जो न्यूट्रास्यूटिकल की सप्लाई चेन है, ये सब चाइना से आ जाती है। चाइना इज द प्राइम सोर्स ऑफ सप्लाई चेन्स। और ये न्यूट्रास्यूटिकल्स में, अब उस न्यूट्रास्यूटिकल्स के अंदर ये, इसका जन्म भारत में हुआ, इसका जन्म भारत के अंदर है, पर ये है हमारा लो हैंगिंग फ्रूट। ये होगा भारत में शिफ्ट, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं कि किस तरीके से ये ग्लोबल सप्लाई चेन्स को हम भारत के साथ इंटीग्रेट करें। आज आंवला 50 रुपए 60 रुपए किलो होता है। चाइना में आंवला से एक इंग्रेडिएंट को निकाला जाता है, उस इंग्रेडिएंट का रेट 80,000 रुपया किलो है। मैं उसका नाम नहीं बता रहा हूं आपको, जस्ट बिकॉज ऑफ इंडस्ट्री रीजंस। 80,000 रुपये केजी रेट है, और वो आज चाइना वो उस आंवला को 80,000 रुपये किलो में बेच रहा है, और उसकी डिमांड अनलिमिटेड अमेरिका के अंदर है। दिस इज द, ये है भारत। आज
दिस इज न्यूट्रास्यूटिकल्स। इवन यू वर टॉकिंग, पॉडकास्ट से पहले हम बात कर रहे थे, आप अश्वगंधा की भी बात बता रहे हैं। आज अश्वगंधा जैसी चीजें वो भारत में लोग विदेशों से उगा के भारत में बेच रहे हैं। अब स्टोरी कहां पर है, अभी समझना कहां पड़ेगा इस जब मैं न्यूट्रिशन की बात करता हूं और कहां पर गांव हमारे इनोवेशन हब बनेंगे, फिर हम बात करेंगे होगा कैसे, हाउ कैसे को होगा। न्यूट्रास्यूटिकल्स के अंदर मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स चलते हैं। भारत भी $100 बिलियन का बाजार बन जाएगा अगले 10 साल के अंदर, 10 से 15 साल में हमारा 100 बिलियन का। हमें दिक्कत ये है कि अपने बाजार के लिए भी न्यूट्रास्यूटिकल्स की जो इंग्रेडिएंट है हम शायद फॉरेन से एक्सपोर्ट कर रहे होंगे। हमें इस चीज के ऊपर काम करना है। फॉरेन से इंपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, सब इसके इंग्रेडिएंट्स, जो इंग्रेडिएंट्स हमारे यहाँ गांव में उग सकते हैं, हमारे देश की हैं बेसिकली हमारे। अब इंग्रेडिएंट्स की स्टोरी क्या है? अगर मैं बोलता हूं कि ये कोई चीज न्यूट्रिशन है, तो न्यूट्रिशन के 3 पैमाने हैं। पहला पैमाना ये है कि वो न्यूट्रिशन, वो इंग्रेडिएंट जो होता है वो नेटिव होना चाहिए। ओके, नेटिव का मतलब ये है कि अश्वगंधा जिस ज्योग्राफी में नेचुरली उगता है, अगर वहां पर उगा जाए, जो इससे इंग्रेडिएंट निकलेगा वो हाईएस्ट लेवल का होगा। दूसरे नंबर पे नेटिव के साथ साथ दूसरे नंबर पे इट हैज टू बी ऑर्गेनिकली ग्रोन। आज इशू क्या है, मैं बताता हूं इशू, देश का चैलेंज कितना बड़ा है। आज सबसे बड़ा चैलेंज इस देश के अंदर जमीन, सॉइल है। आपने सुना होगा सेव सॉइल मूवमेंट भी चल रही है, सॉइल के ऊपर बहुत है। आज एक जमीन को बचाने के लिए, एक थ्राइव करने के लिए जमीन को, उसमें मिनिमम 4% से ऊपर का कार्बन कंटेंट चाहिए। 4%, 5% कार्बन कंटेंट जरूरी है। कार्बन कंटेंट क्यों जरूरी है कि जमीन के अंदर, सॉइल के अंदर नेचुरल एंजाइम्स होते हैं। अगर कार्बन कंटेंट कम हो जाए तो एंजाइम थ्राइव करनी बंद कर जाती है। ओके, आप हैरान हो जाएंगी, भारत के अंदर कार्बन कंटेंट 1% से भी कम हो गया कई जगह पर। सो दैट इज व्हाट इज लीडिंग टू, जो हम कहते हैं कि हम इतना सारा उसमें फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, इसीलिए हमारी यील्ड कम हो रही है। जो हमें खाना मिल रहा है उसमें न्यूट्रिशन नहीं है, जहर है। पूरी सप्लाई चेन केमिकल रिडन हो गई है। सॉइल, आज भारत का सॉइल, जमीन को बचाना भारत का बहुत बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम इसके अंदर किस तरीके से डीकार्बनाइज करें अपनी लाइन को। ये सबसे बड़ा चैलेंज है, डीकार्बनाइजेशन ऑफ सॉइल एंड कार्बनाइजेशन ऑफ सॉइल एंड डीकार्बनाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन। यही चैलेंज और अपॉर्चुनिटी है। हमें सॉइल को कार्बनाइज करना है और पूरी की पूरी सप्लाई चेन को डीकार्बनाइज करना है। What has led to this? हम इस स्थिति तक पहुंचे कैसे? क्या पोल्यूशन? दिस वाज द रीजन। अब मैं आपको बताता हूं 2 बहुत बड़े कारण। 1960s ग्रीन रेवोल्यूशन, जब हमें फूड सिक्योरिटी के नाम पे हमने केमिकल फार्मिंग स्टार्ट की। तो केमिकल फार्मिंग, शायद ये लोग बाहर बात नहीं आती, पर आपको मालूम है केमिकल फार्मिंग दुनिया का वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन। वन ऑफ द मेन रीजन पोल्यूटर, सबसे मेजर पोल्यूटर में से एक फर्टिलाइजर्स हैं। दूसरे नंबर के अंदर जो मेजर इशू आता है, जब आप केमिकल फर्टिलाइजर से फार्मिंग करते हैं तो जो क्रॉप की कैपेसिटी टू ऑब्जर्व कार्बन, क्योंकि कार्बन को ऑब्जर्व करते हैं, वो 50 से 70% तक कम हो जाती है। तो ये डबल वहमी है। एक आप पोल्यूशन इतना क्रिएट कर रहे हैं और उसकी कैपेसिटी खत्म कर रहे हैं आपकी कार्बन को करने की, एटमॉस्फेयर से स्क्यूज करने की। और उसके रीजन के अंदर वो केमिकल ड्रिवन फार्मिंग ने पूरी सप्लाई चेन केमिकल कर दी, और जब वो आपकी थाली तक आती है, और सबसे बड़ा इंपैक्ट उसका सॉइल पे आना शुरू हुआ। सॉइल के अंदर नेचुरल एंजाइम्स जो थ्राइव करते हैं, हमने पूरे के पूरे खत्म कर दिए। आज जो पंजाब के अंदर, जहाँ हरियाणा के अंदर, उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी आप पराली को भी आग लगा रहे हैं, कर रहे हैं, तो वो पूरी की पूरी जो प्रैक्टिसेस हैं, वो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस ही हमने खत्म कर दी, क्योंकि हमने पूरी एग्रीकल्चर का मॉडल इकोनॉमिक बना दिया। So we need to build a sustainable ecosystem. Sustainable ecosystem for building global nutritional security. और मैं ये कह रहा हूं, ये आप इस देश का सबसे बड़ा बेस बनेगा, हम ग्लोबल लीडर बनेंगे सप्लाई न्यूट्रिशन के अंदर, क्योंकि हमारे पास बेस ऑफ आयुर्वेदा है, बेस ऑफ नेचुरोपैथी है, हमारे पास बेस ऑफ इंग्रेडिएंट्स हैं, पर आज हम उसको भी कमर्शलाइज नहीं कर पा रहे। और इसी के ऊपर अब आज हमने जो सबसे बड़ा काम करना शुरू किया कि आज हम दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं उस सप्लाई चेन्स को इंडिया में सेटल करने के लिए। इंग्रेडिएंट्स के नाम पे मैं ऐसे ऐसे आपको एग्जांपल्स बता सकता हूं, ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज बता सकता हूं जो माइंड बॉबलिंग है। आज दुनिया के अंदर आज हल्दी में से कुरकुमिन निकलता है। आज आप इंडस्ट्री से पूछिए, कुरकुमिन
भारत में 10 से 12% तक भी निकल जाता था। आज कुरकुमिन 2% 3% से ऊपर नहीं निकल पा रहा, 4%, क्योंकि सॉइल के अंदर दम नहीं है। अडल्ट्रेशन से ज्यादा जमीन पूरी की पूरी आपने उर्वरक जो होना चाहिए वो नहीं है, शक्ति खत्म होगी ना जमीन की, तो उसके कारण उसके अंदर से कुछ निकल ही नहीं पा रहा। तो न्यूट्रिशन कैपेबिलिटीज यही है। तो इसीलिए दूसरे नंबर पे जब हमने बोला था इट हैज टू बी ऑर्गेनिकली ग्रोन, और तीसरे नंबर पे फोकस क्या आता है, नेटिव न्यूट्रिशन तीसरे नंबर पे होता है, इट हैज टू बी नेचुरली प्रोसेस्ड, मिनिमम प्रोसेसिंग हो। आपको मालूम है जब आपकी पैकेज के अंदर खाना घर में आता है उसके अंदर कितने इंग्रेडिएंट्स ऐसे डाले जाते हैं जो क्या कहते हैं प्रिजर्व करने के लिए, प्रिजर्वेटिव्स। एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, सिलिकॉन ऑक्साइड अमेरिका में बहुत यूज़ किया जाता है सिलिकॉन ऑक्साइड, जिससे 5% तक पड़ता है वो, जिससे खाना खड़ा खड़ा रहता है एकदम, लोगों को एस्थेटिक्स। बट सिलिकॉन ऑक्साइड इज वेरी डेंजरस। अब इस दर कुछ भी अच्छा नहीं है। जैसे सीमेंट वगैरह की इंडस्ट्रीज होती है जहां पर वहां पर लेबर्स को अक्सर ये सिलिकॉन ऑक्साइड से प्रॉब्लम होती है। जो आप खा रहे हैं वो उसका भी यही, वो भी हैजर्डस बन रहा है आजकल। तो मैं एक सिंपल इंग्रेडिएंट की बात कर रहा हूँ। अब मैं आपको इनोवेशन की तरफ लेके जा रहा हूँ कि मार्केट कितनी बड़ी है। सिलिका निकलता है बैम्बू से। एक अमेरिकन कंपनी ने, इंडो अमेरिकन, वो इंडिया हमारी पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन जिनके साथ हम काम कर रहे हैं कि भाई अब उन्होंने बैम्बू से वो सिलिका निकाल लिया, उसका अल्टरनेट वो इंग्रेडिएंट बना दिया। तो वो दे विजिटेड मी, तो उन्होंने हमें ऑर्डर दिया कि हमें इतना बैम्बू चाहिए। आप हैरान होंगे, हम पूरे देश का बैम्बू भी यूज कर लेना तो हम ऑर्डर नहीं पूरा कर सकते। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, दिस इज बिलियन डॉलर्स अपॉर्चुनिटी। ये इनोवेशन है। तो इसके लिए मुझे लगता है देन वी हैव टू, जैसे सरकार ने शुरू किया है, बट बहुत सारे अभी पीछे लास्ट वीक देयर वाज अ रिपोर्ट कि कितने सारे स्टार्टअप्स, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टार्टअप्स संक, दे फेल्ड। हाँ, सो स्टार्टअप लाना और उसको सस्टेन करना। देखिए स्टार्टअप, पहले आपको स्टार्टअप को समझना पड़ेगा। स्टार्टअप क्या है कि एंटरप्रेन्योर है। जैसे आप एक एंटरप्रेन्योर है, उसने बोला कि भाई मैंने काम स्टार्ट करना, मुझे ये काम करना। स्टार्टअप के अंदर मेन परिभाषा क्या है आज के ज़माने के अंदर स्टार्टअप कि वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो, स्केलेबल हो, टेक्नोलॉजी से, और स्केलेबिलिटी हो उसके अंदर, और तीसरे नंबर पर वाइबिलिटी हो। ये स्टार्टअप है। इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर बहुत मेजर इश्यूज हैं। फर्स्ट फेज के अंदर लोगों को पैसा मिल जाता था, इस बार अब तो पैसा निकालना भी बहुत मुश्किल है। दूसरे नंबर पर जो मैंने पहले डिस्कस किया, पूरा का पूरा स्टार्टअप इकोसिस्टम सर्विस बेस्ड है। पूरा का पूरा स्टार्टअप इकोसिस्टम सर्विस बेस्ड है कि मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, जहां पर ओरिजिनल वैल्यू वहां पर नहीं बिल्ट हो रहा है। आज आप, जैसे मैंने अभी डिस्कशन किया, आप स्पेस की बात करते हैं, जैसे अभी ड्रोन्स बहुत हैं, तो जो इंडिया के जो बेहतरीन ड्रोन्स बना रहे हैं वो बच्चे स्टार्टअप्स ही हैं, जो पूरा का पूरा देश के डिफेंस इकोसिस्टम को बिल्ड कर रहे हैं, डिफेंस का फ्यूचर ऑफ आर्किटेक्ट बिल्ड कर रहे हैं। आप स्पेस की जब आप बात करते हैं, फ्यूचर ऑफ स्पेस क्या है? आज स्पेस एक्स क्या कर रहा है? आज इंटरनेट सैटेलाइट से दे रहा, फ्यूचर यही है। आपको ऑप्टिकल फाइबर से जरूरत नहीं पड़ेगी फ्यूचर के अंदर। तो इसका मतलब क्या, आपको अगर फ्यूचर में compete करना तो आपको भी सैटेलाइट्स ऊपर भेजनी पड़ेंगी। तो आज स्पेस एक्स क्या कर रहा है? स्पेस एक्स आज नहीं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन अभी आप जैसे कह रहे थे कि शुरू में तो पैसा निकल भी जाता था, बाद में निकालना मुश्किल हो गया, फिर कोई क्या करे? आप कह रहे हैं ऐसा होना चाहिए, आप कह रहे हैं स्टार्टअप, चलिए एंटरप्रेन्योरशिप है वो भी होना चाहिए, बट कोई कैसे करे? हाँ, मैं आपके प्रश्न पे आ रहा हूँ। मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं आपके प्रश्न पे आ रहा हूँ। देखिए आज इनोवेशन, अगर आपकी इनोवेशन स्केलेबल है और वाइबल है, दो चीज़ें अगर आप बनाते हैं तो पूरी की पूरी मार्केट डिसरप्ट कर सकते हैं, पूरी की पूरी। द क्वेश्चन इज कि आप जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। भारत के अंदर स्टार्टअप्स के नाम पे जो होड़ मची है वो क्वालिटी स्टार्टअप्स, आप क्वालिटी स्टार्टअप्स आप क्रिएट क्या कर रहे हैं? जो बच्चों ने, जैसे अभी मैंने आपके ड्रोन्स को एग्जांपल दिया, अब फ्यूचर के अंदर अभी ऐसे ऐसे ड्रोन्स आएंगे जो हेली टैक्सीज की तरह काम करेंगे, वो भी उस पर काम चल रहा है। जो वो बच्चे स्टार्टअप्स लेके आएंगे वो यूनिकॉर्न्स बनेंगे। इस देश में कितने यूनिकॉर्न्स ऑलरेडी हैं, तो ये हमें समझना पड़ेगा। तो एक स्टार्टअप के लिए एक मेंटरशिप बहुत ज़रूरी होती है।
इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि जो बच्चा एक स्टार्टअप में आया, यहाँ पर एक सरकार को काम करना ज़रूरी है, जो हमारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को, चैम्बर्स को, कि हमें मेंटरशिप ग्रूम करना बहुत ज़रूरी है। क्या स्ट्रेटजीज आपको होनी चाहिए, उसका मॉडल को इवेल्युएट करना कि जिस मॉडल, जो स्ट्रेटजी है, जो मॉडल उन्होंने बनाया वो मार्केट में चल सकता है नहीं चल सकता है, प्रोडक्ट जो है वो उसकी डिमांड आएगी नहीं आएगी, हाँ वाइबल है। फिर कई बार कुछ इनोवेशंस ऐसी होती हैं जो जिसकी नीड ही नहीं होती पर बहुत अट्रैक्टिव होती हैं, तो फिर वहाँ पर आपकी डिपेंडेंसी अलग फैक्टर्स के ऊपर होती है। मैं तो जो समझ पा रही हूँ नितिन जी कि सही है, हम काफ़ी आगे आए हैं। अमृतकाल कह लें, मेक इन इंडिया कह लें, स्टार्टअप कह लें, इन सब, स्किल इंडिया कह लें, हमने बहुत सारे नारे दिए और बहुत आगे भी बढ़े उसमें। लेकिन आज भी देश में ये हाल है कि हमें होली का रंग मंगाना हो, दिवाली के पटाखे हों, या लक्ष्मी गणेश जी हो, या सिंदूर हो, हम बाहर के देशों से लाते हैं। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और देखिए एक चीज़ ना, थोड़ा सा इसको हिस्ट्री की तरफ भी जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस सरकारों का अभी आया है। भारत ने एक बहुत बेहतरीन सर्विस सेक्टर तैयार किया और उसने बहुत वैल्यू क्रिएट की। अब धीरे धीरे, रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे, धीरे धीरे हमें उस मैन्युफैक्चरिंग को, वो स्केल को अचीव करना है। पर आप एक चीज़ समझिए, इकोनॉमिक्स के टर्म्स के अंदर जब हम मार्केट की बात करते हैं तो थोड़ा सा, क्योंकि जब हम चाइना से आ रहे हैं, किसी देशों से कोई भी प्रोडक्ट आते हैं, तो उनके पास स्केल होने के कारण वो चीज़ें सस्ती हैं, ठीक है। हमारे पास अभी वो स्केल नहीं है। जैसे हमने डिस्कशन किया कि हमें पूरा का पूरा इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, सेक्टर बेस्ड इंडिपेंडेंट पार्क्स बिल्ड करने की ज़रूरत है, जो स्केलेबिलिटी लाए और जो लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट भी कम करे और कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स बिल्ड करे, ताकि पूरी इंडस्ट्री ग्रो कर सके। और वहाँ पर गवर्नमेंट्स के इंटरवेंशन अलग अलग स्कीम्स के माध्यम से हों, वो ये निर्धारित करेगा। इसके साथ साथ हमें ये भी ज़रूरत है कि हम लोगों को इनको ग्लोबल मार्केट असेस भी दें, इनको वो नेटवर्क्स बिल्ड करके दें कि ये ग्लोबल मार्केट्स को एक्सप्लोर कर सकें। ये भी बहुत बड़ा इशू है कि एक एंटरप्रेन्योर, एक कंपनी जो बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना रही है, उसके पास ग्लोबल मार्केट कम्पीट कर सकता है, पर उसके पास ग्लोबल मार्केट्स नहीं है, तो हमें उसको ग्लोबल मार्केट नेटवर्क भी बना के देना ज़रूरी है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया किसी भी कंट्री के लिए सक्सेसफुल होने का है, और इसके ऊपर ही हम काम कर रहे हैं। और जो हमारा आज इस पॉडकास्ट की विशेषता रही है कि हमने पहली बार एक न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट किया कि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी किस तरीके से भारत की डेस्टिनी को डिफाइन करेगी। भारत, जब हम भारत में, इंडिया नहीं बोला, भारत की डेस्टिनी को डिफाइन करेगी। ये भारत को एक ग्लोबल लीडर की तरह प्रस्तुत करेगी आने वाले। और ये भारत के अंदर आज जब आप $4 ट्रिलियन पे हैं, तो आप दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, इन सभी अर्बन सेंटर्स का हाल देख लीजिए। जब हम 25 ट्रिलियन के हो जाएंगे तो हम क्या दिल्ली में ये इकोनॉमी ऑब्जर्व कर पाएंगे? नहीं, हमें तो गांव तक जाना होगा। तो ये जो फ्यूचर है कि हम अब अपने डेवलपमेंट के पैरामीटर्स को रूरलाइजेशन की तरफ भी लेके जाएं। हमें अपने रूरल हब्स बिल्ड करने की ज़रूरत है, साइंटिफिक रूरल हब्स बनाने, ट्रेडिशनल से ज़्यादा स्मार्ट रूरल हब्स बनाने की ज़रूरत है। और वो रूरल हब्स ग्लोबल इनोवेशन सेंटर की तरह काम करें। वहाँ पर हम किस तरीके से क्लस्टर अप्रोच लेके, जहाँ पर हम हब के माध्यम से पूरे के पूरे क्लस्टर को कोऑर्डिनेट करें और उसके इर्द गिर्द हम पूरी की पूरी वैल्यू एडिशन क्रिएट करें, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की, फूड चेन्स की। हमें सब चीज़ें करनी पड़ेंगी और ये होगा, ये भारत में होगा। आज एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर अगर हम टेक्नोलॉजी को जो फ्यूचर में इंटीग्रेट करेंगे, प्री हार्वेस्टिंग, पोस्ट हार्वेस्टिंग, यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बाकी टेक्नोलॉजीज जब इंटीग्रेट होंगी, आप सोच नहीं सकते, यू कांट इवन कंटेम्पलेट किस लेवल की इकोनॉमी क्रिएट होगी। और ये हब्स, जब हमारी इनोवेशन हब जिसे मैं बात करता हूँ, यहाँ पर हमारा कल्चरल ये हब्स भी बनेंगी और ये हमारा स्पिरिचुअल कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट होगा। ये रूरल टूरिज्म की तरह काम भी करेंगे, ये वेलनेस सेंटर्स की तरह काम भी करेंगी। अमेजिंग, व्हाट विजन यू हैव इज ग्रेट। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि भारत में वो सारी कैपेबिलिटीज हैं, स्पिरिचुअल, चाहे हब बनाना हो, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को हम अचीव कर सकते हैं, एंड जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं हमें उस पर सबसे पहले टैप करने की ज़रूरत है
ताकि हम वो जो रास्ता है, विश्व गुरु हम कहते हैं भारत को, और आगे का रास्ता है उस पर चलकर हम तय कर सकते हैं। बिल्कुल। आज जो बेसिक क्वेश्चन है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, क्वालिटी ऑफ लाइफ क्रिएट करनी है। हम बोलते हैं कि हम लास्ट माइल कनेक्टिविटी रूरल एरिया के अंदर भी अगर हम बात करें, अभी तक रूरल एरिया बहुत निगलेक्टेड था और यही अपॉर्चुनिटी है। आज भी 70% जो भारत है वो रूरल है। सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ यहीं पर हैं। हमें सिर्फ इसे कमर्शलाइज करना है, उसकी आत्मा को छेड़े बगैर। और यहाँ पर हमें अपनी अध्यात्म को, अपने कल्चर को, अपने वेलनेस को, अपनी रूरल हेल्थ को इंटीग्रेट करना है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंटीग्रेट करना है। यहाँ पर ही MSME खादी उद्योग को खड़ा करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बिल्डिंग ग्लोबल पाथवेज फॉर रूरल इकोनॉमी। ग्लोबल पाथवेज बिल्ड करने हैं रूरल। इसलिए तो जो इंडिया चैम्बर और मिनिस्ट्री ऑफ MSME का जो एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म रूरल इकोनॉमिक फोरम, इसीलिए बिल्ड किया गया कि भारत ग्लोबल लीडर कैसे बन सके, हम दुनिया को किस तरीके से दिखा सकें कि रूरल इकोनॉमीज का भविष्य क्या है। देखिए 1970s या 60s के अंदर जो फ्यूचर था वो ग्लोबलाइजेशन थी, पर ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट अब आना शुरू हो गया। ये सच्चाई है। 20वीं सदी की गलतियों को अगर हमने 21वीं सदी की में सुधारा नहीं तो 22वीं सदी देखनी मुश्किल हो जाएगी। और उसका सबसे बड़ा जो सोल्यूशन है, जो सोल्यूशन ओरिएंटेशन आर विलेजेस, स्मार्ट विलेजेस। मुझे लगता है जैसे मेरे दिमाग में अभी वो आया कि हमें शायद जब हम अंग्रेजों का शासन था तब वो स्वदेशी आंदोलन जो छेड़ा था हमने, हमें वही छेड़ने की जरूरत है। स्वदेशी वाज अ सेंस ऑफ नेशनलिज्म, परंतु स्ट्रेंथ ऑफ ये दिस इज इंपॉर्टेंट। स्वदेशी एक हमारी सक्सेस स्टोरी है। अगर हम इकोनॉमिक लेंस से देखें, हमें ये सक्सेस स्टोरी को ग्लोबल लॉन्च करके दुनिया तक पहुंचाना है, वो नैरेटिव बिल्ड करना है कि दिस इज स्वदेशी। हमें इसे ग्लोबल पैकेजिंग चाहिए और एक ग्लोबल पाथवेज बिल्ड करना है जहां पर एक्सेप्ट खरीद सकें। आज के समय में सबसे बड़ी चीज, अब ग्लोबलाइजेशन के अंदर सबसे बड़ा जो करेक्टर ऑफ ग्लोबलाइजेशन था वहां पर था स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डिजाइंस, कस्टमाइजेशन नहीं था। आज क्योंकि दुनिया इतनी, हम लोगों जो स्पेशली लीड हैं वो कस्टमाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, उनको ट्रेसेबिलिटी चाहिए। ट्रेसेबिलिटी का मतलब है कि ये आम है तो उनको ये चाहिए कि ये आम का GI टैग है, ये आम आया कहाँ से, उसको ये पता होना चाहिए, ट्रेसेबिलिटी। दूसरे नंबर पे ये ऑर्गेनिकली ग्रोन है कि नहीं, ये इस प्रोसेस्ड कैसे है, दिस इज पूरा कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन। और अगर हम उनको ये देने में आप पर गए तो आप कहाँ, तो ये आपकी फार्मर की इनकम डबलिंग करेगा, डबलिंग से भी ज्यादा करेगा। आज भारत ने बहुत अच्छा काम किया, हमने यहाँ पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया FPOs का। अब समय है कि वो FPOs को काम लगाया जाए, उनको एक ऑर्गेनाइजेशंस की तरह यूज करके, उनके इश्यूज को सेट करके, उनको ये न्यूट्रिशन हब की तरह यूज करके हम ग्लोबल पाथवेज उनके लिए बिल्ड करें। और इसीलिए अभी जो हमने काम स्टार्ट किया, स्मार्ट एंड सस्टेनेबल गौशाला मॉडल जो पूरा का पूरा बिल्ड किया, वो हब बनाया। मतलब ये भी तो देखिए, आज जो गाय पे हमने काम शुरू किया, गाय सिर्फ हमारे देश की आस्था नहीं है, गाय इस देश का प्रतिबिंब से, इट इज अ मैनिफेस्टेशन, अ सिंबल ऑफ रूरल प्रॉस्पेरिटी, reflection of our yes, it's a reflection, it's a manifestation, it's a supreme manifestation of India's cultural and rural at the same time spiritual, yes, cultural spiritual it's expression. तो ये it's a agriculture economy का ऊपर। और आपको इसीलिए भारत के अंदर आज जो हमने काम करना शुरू किया कि पूरी की पूरी किस तरीके से जो गैया सड़क पे हैं उनको रिहेबिलिटेट करके, उनके गोबर से, उनके यूरिन से, गौमूत्र से किस तरीके से ग्लोबल मार्केट बिल्ड की जा सके। और वह ग्लोबल मार्केट ये बेस बनेगी ग्लोबल न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की। इसीलिए हम आज इसको डार्क ब्राउन रेवोल्यूशन कह रहे हैं। डार्क ब्राउन रेवोल्यूशन जो दुनिया का सबसे बड़ी सस्टेनेबिलिटी बिजनेस मॉडल का बेस तैयार हो रहा है। ये रेवोल्यूशन आपकी पूरी की डार्क ब्राउन रेवोल्यूशन आपके घर घर न्यूट्रिशन को पहुंचाएगी और भारत को ग्लोबल हब, ग्लोबल जो विश्व गुरु का जो हम ग्लोबल मास्टर बोलते हैं, उसको एक ग्लोबल रियलाइजेशन होगा। ये एक डुएबल स्केलेबल बिजनेस मॉडल है और ये दिस इज इंडियाज ग्रेटेस्ट सक्सेस स्टोरी कि दुनिया को कैसे बताया जा सके कि भाई केमिकल छोड़िए। आपको मालूम है फर्टिलाइजर्स के अंदर आप सरकार कितने लाख करोड़ की सब्सिडी सरकार दे रही है, लाखों करोड़ों की सब्सिडी। आज एक चीज आपको और बताता हूं, जो हमने सॉइल की बात की थी,
गाय के गोबर के अंदर नेचुरल कैपेबिलिटी है कार्बन लैंड उसको करने की। तो ये इतना बड़ा मॉडल है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? नेचुरल मैन्योर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। प्रॉब्लम कहां पर आती है? ये भी एक इनोवेशन है। यहां पर मैंने फिर हमने बोला ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना। आप गाय के गोबर को अकेला यूज नहीं कर सकते। आप अगर आज गाय के गोबर से जो खाद बन रही है उसके अंदर बहुत मिनरल्स मेटल्स आ जाते हैं, क्योंकि गाय जो खा रही है वो भी तो केमिकल भरा खा रही है। तो सबसे पहले जरूरी है गाय के गट को ठीक करने की। जब तक गाय के गट को आप क्लीन नहीं करेंगे तो गाय से आप अच्छा गोबर नहीं ले सकते। आपको गाय के को अच्छा गोबर मिलेगा तो गाय के गोबर से आपको उसको प्रोसेस करना पड़ेगा, जिससे आप एक हाई क्वालिटी फर्टिलाइजर बना सकें। वो फर्टिलाइजर जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को अचीव करता हो, वो फर्टिलाइजर जो आपकी यील्ड को कम ना होने दे, और वो फर्टिलाइजर जो आपकी कार्बनाइजेशन सॉइल को बहुत फास्ट क्रिएट करे। ये सारी चीजें जरूरी हैं, इसलिए बोलते हैं इट्स एन इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम। और उसके बाद इसकी एक्सेप्टेबिलिटी लोगों तक, वो क्लस्टर कैसे बिल्ट हो, क्लस्टर के ऊपर ग्लोबल न्यूट्रिस्यूटिकल कंपनीज यहां पर हो जो वो इससे वो चीजें लेके इसको प्रोसेस कर सके यहां पर ही, उसके बाद वो ग्लोबल अपने देशों में सके। ये फ्यूचर है इस देश का, ये इसे हम बोलते हैं ग्लोबल सप्लाई चेन। और ये जो गौशालाएं हैं ये आपकी ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन की तरह भी काम करेंगी। यहां पर लोग वेलनेस सेंटर्स बनेंगे, लोग यहीं पर आगे रहें करेंगे, ठीक है। ये इनोवेशन हब की तरह भी काम करेगी। देखिए एक जगह पर कितना बड़ा आप एक इकोनॉमिक्स इंटीग्रेशन क्रिएट कर रहे हैं, और कितने स्टार्टअप्स बिल्ट होंगे यहाँ से। कोई खाद का स्टार्टअप होगा, कोई फर्टिलाइजर का स्टार्टअप होगा, कोई ट्रेडिंग कर रहा होगा, कोई प्रोसेसिंग कर रहा होगा, ठीक है। और किस लेवल की आपको एक क्लस्टर के अंदर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। मैंने जैसे शुरू में बोला, भारत में 50-51 के आसपास ज्योग्राफिकल एग्रो जोन्स हैं। कितनी आप डाइवर्सिफाइड क्रॉपिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर क्योंकि जब आपने इसको पूरा स्ट्रक्चर सेट किया तो ग्लोबल कंपनीज आएंगी जो बोलेंगी यहाँ पर टेक मैं दूंगा, वाटर कंजर्वेशन के टेक, क्योंकि इट्स ऑल प्ले इज ऑल अबाउट इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज। कोई आपको फार्मर को ऐप दे रहा होगा, कोई फार्मिंग कोई वाटर को यूज करने के लिए टेक्नोलॉजी दे रहा होगा, कोई ड्रोन दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर वो आपके आईटी के सेस मॉडल्स पे काम होगा। तो आपने कितना हाई टेक इकोसिस्टम बिल्ड किया यूजिंग योर विजडम। यहाँ पर लोग दुनिया यहाँ पर आएंगे, किसके लिए यहाँ पर आएंगे? सिर्फ और सिर्फ आपके जैसे आपके हॉस्पिटल्स में ठीक होने के लिए आते हैं, अब यहाँ पर लोग रूरल हेल्थ रिजुविनेशन के लिए आएंगे। तो ये सेंटर्स जो क्या होंगे, रूरल रिजुविनेशनल सेंटर की तरह काम करेंगे। बहुत सुंदर आपने एक तस्वीर, भारत के सुनहरे भविष्य की तस्वीर हमारे सामने रखी है। नितिन जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। थैंक यू सो मच। So nice of you and I really appreciate your time and your patience. So nice of you. ये मेरा it's my honor कि मैं आपके सामने बैठ के आपके सवालों को आपसे उस तरीके से बात कर पाया जिस तरीके से शायद आपकी expectations हों। And I hope we will meet soon. Yes, thank you. We meet again. Thank you.